Good afternoon, everyone. My name is Mayur, and we are back with our daily newspaper analysis. आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में वी वुड बी लुकिंग इनटू दीज 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. और ये जो 5 आर्टिकल है ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखा गया है इनको, और हर आर्टिकल के साथ 2 एमसीक्यूज है. मतलब हर सीएनए के वीडियो में हम 10 एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं पहले आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ. पहला जो आर्टिकल है दैट इज रिगार्डिंग स्लाइडिंग ऑफ द इंडियन रूपी. नेवर बिफोर जो इंडियन रूपी है दैट हैज रीच्ड द डिप्रिसिएशन ऑफ अराउंड 94 to 95 रुपीज. कभी हिस्ट्री में इतना लो नहीं हुआ था. तो वी विल ट्राई एंड एनालाइज के कैसे वो हो रहा है, इसमें ग्लोबल इंस्टेबिलिटी का कितना रोल है और उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं वो इसको समझेंगे. दूसरा जो है वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में, एनवायरमेंट इकोलॉजी से. तीसरा जो है वो आर्ट एंड कल्चर से, ब्रॉन्ज आर्ट इन इंडिया. एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैच्यू फिगर हमें वापस मिल रहा है. फोर्थ इज रिगार्डिंग यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सीज. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो ब्लॉकेड लगा है, या जो ईरानियन शिप को इंडियन ओशन के वाटर्स में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार किसी शिप को डुबाया गया, वॉर शिप को, विद द हेल्प ऑफ टॉर्पेडो. उस कंटेक्स्ट में इसको समझेंगे. एंड द लास्ट वन इज साइंस एंड टेक से मून शॉट प्रोजेक्ट. मून शॉट प्रोजेक्ट होते क्या ये समझेंगे. ये कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर होना जरूरी है. सो बिफोर वी स्टार्ट, हियर आर फ्यू अनाउंसमेंट्स. ये फाउंडेशन बैच है, ये 0 to हीरो वाला बैच है, जिसमें अगर आपको कुछ भी नहीं पता लेकिन आपका एस्पिरेशन है दिस कम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना, तो ये आपके लिए है. बिल्कुल स्क्रैच से प्री मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेजेस पर हैंड होल्डिंग की जाएगी और आपको गाइड किया जाएगा. ये जो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बेटर सूटेड है, क्योंकि ये आपको 4 डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में से कोई भी आप चूज कर सकते हो अपने जॉब और वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंगली. ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है. जनवरी का बैच 27 जन को स्टार्ट हो गया. मार्च का बैच अब स्टार्ट होगा. फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर मेंशन ऑन योर स्क्रीन. जो सेकंड अनाउंसमेंट है दैट इज रिगार्डिंग प्रीफिट इनिशिएटिव. ये प्रीफिट का इकोसिस्टम है जिसमें 15,000 एमसीक्यूज का टेस्ट सीरीज है, जिसमें 3,000 प्लस एमसीक्यूज जो है वो यूट्यूब लाइव पर डिस्कस किए जाते हैं. और जो 12,000 प्लस एमसीक्यूज है वो टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में सीएसएपी के ऐप के ऊपर अवेलेबल है. टू एक्सेस दैट यू हैव टू परचेज दैट पेड कोर्स, और उसका प्राइस अब ड्रॉप होकर 7,999 है. और अगर आप किसी भी तरीके से सीएसएपी से एसोसिएटेड रहे हो तो आप फर्दर डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर सकते हो बाय कॉन्टैक्टिंग ऑन द नंबर मेंशन्ड हियर. ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये पीडीएफ या प्रीफिट का जो भी कंटेंट हम डिस्कस करते हैं, दैट इज अवेलेबल ऑन सीएसएपी ऐप. You can download it by scanning these QR codes. Let's get started. The first article is regarding the sliding of the Indian rupee. इसका मतलब समझते हैं पहले तो. Sliding of the Indian rupee का मतलब है कि रूपी जो है वो डिप्रिसिएशन हो चुका है कंपेयर टू यूएस डॉलर. अब डिप्रिसिएशन मीन्स का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स यू नीड मोर रूपी टू बाय $1. लेट्स से कि पहले $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज था, तो आप 50 रुपीज में $1 खरीद सकते थे. अगर वो 80 रुपीज हो गया टू परचेस $1, तो इसका मतलब है कि रुपी डिप्रिशिएट हुआ. अब आपको ज्यादा रुपए लगते हैं एक सिंगल डॉलर खरीदने के लिए. इसका बेसिक इम्पैक्ट क्या है कि जो इम्पोर्ट्स होते हैं, जो चीज आप बाहर से मंगाते हो, बिकॉज यू एंड अप पेइंग इन डॉलर्स, वो इम्पोर्ट बिकम एक्सपेंसिव. जैसे कि ऑयल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल्स है, वो एक्सपेंसिव हो जाता है. और जो एक्सपोर्ट्स है दे बिकम मोर कम्पिटिटिव, क्योंकि आपको बेनिफिट होता है. आपकी जो 400 रुपए वाली चीज थी वो पहले लेट्स के $8 में बेची जा रही थी मार्केट में, ओपन मार्केट में, लेकिन आज वही 400 रुपए वाली चीज जो है वो $5 में बिकी जा रही है. तो आपका प्रोडक्ट जो बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है वो सस्ता हो जाता है. सो ये रुपी वैल्यूएशन काम कैसे करता है? एक तो मार्केट फोर्सेस होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई का. मतलब जो वैल्यू है इट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर डॉलर्स वर्सेस सप्लाई ऑफ डॉलर्स. और डिमांड कब बढ़ती है? जब आपके इंपोर्ट्स ज्यादा है,
ओवरसीज में आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, और सप्लाई साइड अराइजेस, मतलब सप्लाई ऑफ डॉलर अराइजेस फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, एफडीआई एंड एफआईआई इनफ्लोज से। करंट अकाउंट बैलेंस को पहले समझते हैं। अगर हायर ट्रेड डिफिसिट है तो इट इंक्रीजेस द डिमांड फॉर द डॉलर। दैट मीन्स यू, ट्रेड डिफिसिट का मतलब क्या है कि आपका इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि आप डॉलर का डिमांड ज्यादा कर रहे हो, एंड दिस वीकन्स द रूपी। यह है करंट अकाउंट बैलेंस का। दूसरा है कैपिटल फ्लोज का। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, अगर उसका इंडिया में इनफ्लो बढ़ रहा है तो उससे रूपी जो है वो अप्रिशिएट होता है। डॉलर ज्यादा आ रहे तो रूपी अप्रिशिएट होगा, और जो कैपिटल अगर इंडिया से बाहर जा रहा है तो रूपी डिप्रिशिएट होता है। एग्जाम्पल, अगर FII इन्वेस्टमेंट सेलिंग जो है इंडियन इक्विटीज एंड मूविंग फंड्स अब्रॉड, इस सिचुएशन में रूपी डिप्रिशिएट होगा। RBI ऐसे सिचुएशन में इंटरवीन करता है, मतलब इंडिया जो है इट फॉलोज द मैनेज्ड फ्लोट एक्सचेंज रेट। The Reserve Bank of India intervenes to handle the depreciation or appreciation of rupee by selling dollars from its forex reserves and preventing excessive volatility. अब currently जो fall of rupee हो रहा है उसके पीछे रीजन क्या है? एक ग्लोबल रीजन ये है, वन ऑफ द रीजन इज ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि इजराइल, ईरान, यूएस, गल्फ जो पूरा जल रहा है उसके वजह से। ऑलरेडी इंडिया 80% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा होगा। जो ब्रेंट क्रूड है वो पिछले 2 दिनों में 10% से बढ़ चुका है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड है। दूसरा है जो जियोपॉलिटिकल रिस्क ऑफ सेंटिमेंट्स है वो क्रिटिकल है, मतलब जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है वो अपने पैसे को जो सेफ हेवन एसेट्स है जहां पे युद्ध नहीं चल रहा है वहां पर इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे सिचुएशन में सेफ हेवन्स कौन से जो गारंटी देते हैं कि इनके ऊपर इंपैक्ट सबसे कम होगा, वो है US डॉलर एंड गोल्ड। और इसीलिए जो FIIs है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, वो इंडिया से अपना स्टॉक बेच रहे। दूसरा, ये वॉर की वजह से जो रेमिटेंसेस आते हैं गल्फ में, जो इंडियंस काम करते हैं वो अपने सैलरी, अपना पैसा इंडिया में भेजते हैं, तो ये रेमिटेंसेस भी डिसरप्ट हो गए। Millions of Indian workers who are working in West Asia, because of the conflict in GCC region, it has reduced the inflow of the remittances. दूसरा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, मतलब इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। दैट ऑल्सो एड्स टू द डेप्रिसिएशन ऑफ द रूपी। फिर इन्फ्लेशन को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब जब आपका इंपोर्ट का कॉस्ट बढ़ जाता है तो दैट मीन्स कि डोमेस्टिक प्राइसेस भी उसके बढ़ जाएंगे। दैट मीन्स आप ये जो इन्फ्लेशन है उसको आप इंपोर्ट कर रहे हो। एग्जाम्पल, अगर फ्यूल प्राइस बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द इंपोर्ट, तो दैट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड हेंस इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? एक, एविएशन पे इंपैक्ट होगा, लॉजिस्टिक्स पे इंपैक्ट होगा, पेंट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज पे इंपैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल, एयरलाइंस जो है उन्होंने फ्यूल का सरचार्जेस इंट्रोड्यूस कर दिया अपने टिकट के प्राइस में। एक्सटर्नल डेट जो है, मतलब जो बाहर से मार्केट से पैसा बोरो करते हैं, उनका अब जो बोरिंग अमाउंट है, जो डेट है, वो कॉस्टलियर हो गया, उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा। इसमें एक्सपोर्ट सेक्टर जो है उसमें उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि उनका अर्निंग जो है वो डॉलर्स में होगा और इट विल ट्रांसलेट इनटू मोर रुपीज। एग्जांपल, IT है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, एक्सेट्रा। अब इसमें RBI को इंटरवीन करना होगा। स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ 600 बिलियन का जो फॉरेक्स रिजर्व है टू स्टेबलाइज द रूपी। यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी विजिलेंस रखना होगा। द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है, जो इन्फ्लेशन को टारगेट करती है 2 to 4% के बीच में, उनको ज्यादा रोल प्ले करना होगा। हमको एनर्जी रिसोर्सेज जो है उनको डाइवर्सिफाई करना होगा, स्टेबल कैपिटल इनफ्लोज को अट्रैक्ट करना होगा, और डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको स्ट्रेंथन करना होगा। इट कैन बी डन बाय रिड्यूसिंग द इंपोर्ट डिपेंडेंसी, बाय प्रमोटिंग
PLI जैसा स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स. टू कंक्लूड, द फॉल ऑफ द रूपी रिफ्लेक्ट्स जियोपॉलिटिकल टेंशन, ऑयल प्राइसेस का शॉक एंड कैपिटल आउटफ्लोज. वाइल विद दिस सिचुएशन एक्सपोर्टर्स को जरूर बेनिफिट होगा, बट जो ब्रॉडर इकोनॉमी है, इट इज गोइंग टू फेस रिस्क फ्रॉम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन एंड राइजिंग कॉस्ट ऑफ डेट. हमको चाहिए होगा लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ रूपी, और उसके लिए वी नीड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी, वी नीड स्ट्रॉन्गर एक्सपोर्ट्स एंड वी नीड सस्टेनेबल कैपिटल इनफ्लोज. पहला एमसीक्यू देखते हैं. विद रेफरेंस टू द डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रूपी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1, ए डेप्रिशिएटिंग रूपी मेक्स इंपोर्ट्स चीपर एंड एक्सपोर्ट्स कॉस्टलियर. ये उल्टा है, इंपोर्ट्स कॉस्टलियर हो जाता है और एक्सपोर्ट जो है वो चीपर हो जाता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज गॉन. तो आपका आंसर बच जाता है बी, 2 and 3. राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस टेंड टू इंक्रीज द प्रेशर ऑन द रूपी. कैपिटल इनफ्लो सच एज FDI and FII strengthen the rupee. Statement 2 and 3 is correct. MCQ 2. Which of the following factors can lead to the depreciation of Indian rupee? Increase in crude oil imports? Yes. Large outflow of FIIs? Yes. Widening current account deficit? Yes. All three, 1 to 3, are going to impact or going to add to the depreciation of Indian rupee. Next article, we are going to discuss about wildlife conservation. ये रिसेंटली ये न्यूज में है, तो हम पहले तो बेसिक समझेंगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का. तो मतलब करंट के पर्सपेक्टिव से हम थोड़ा कोर भी रिवाइज कर लेंगे. वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का मतलब होता है इट रेफर्स टू द प्रोटेक्शन and sustainable management of wild plants and animal species and their habitats. Total landscape, total ecosystem protection भी इसका इंटीग्रल पार्ट है. इसका पर्पस है कि जो स्पेशीज का एक्सटेंशन होता है उसको रोकना, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना एंड जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करते रखना. इट इन्वॉल्व्स लीगल प्रोटेक्शन, इट इन्वॉल्व्स साइंटिफिक रिसर्च, इट इन्वॉल्व्स कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. कुछ इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट देख लेते हैं. इंडिया जो है एक मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है, मतलब जो 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज है वर्ल्ड वाइड, उसमें से इंडिया एक है. इंडिया 7 से 8% ऑफ ग्लोबल स्पीशीज को होस्ट करता है, वाइल कवरिंग ओनली 2.4% ऑफ ग्लोबल लैंड एरिया. अप्रोक्सीमेटली 15,000 के आसपास मेडिसिनल प्लांट्स के स्पीशीज इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, और उसमें से लगभग 8,000 स्पीशीज जो है उनको आयुष के जो सिस्टम है, मेडिसिनल सिस्टम, उसमें ऑलरेडी यूज किया जा रहा है. कंजर्वेशन के टाइप देखते हैं. एक टाइप होता है इन सिटू, मतलब ऑन साइट. दूसरा होता है एक्स सिटू. ऑन साइट जो है मतलब इन सिटू कंजर्वेशन जो है ऑन साइट, उसको उसके एग्जांपल देखते हैं. द पर्पस इज टू प्रोटेक्ट दो स्पीशीज विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स. उसके एग्जांपल देखते हैं. एक तो है नेशनल पार्क्स, दूसरा है वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज. ये जो प्रोटेक्टेड ये है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज. एग्जांपल कॉर्बेट नेशनल पार्क है या काजीरंगा नेशनल पार्क है. सेकंड होता है बायोस्फीयर रिजर्व. दीज आर लार्ज इकोसिस्टम व्हिच कंबाइन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एग्जांपल नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो तमिलनाडु, कर्नाटक एंड केरला के ट्राइजंक्शनल एरिया पर है. चौथा है MPCDS, मतलब मेडिसिनल प्लांट्स कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंटल एरियाज. एंड फोर्थ इज सैक्रेड ग्रोव्स, जो फॉरेस्ट पैचेस जो है जो लोकल कम्युनिटी प्रोटेक्ट करती है बिकॉज ऑफ देयर कल्चरल बिलीफ्स associated with those sacred groups. Types of conservation method में second type is ex situ conservation, meaning ऑफ साइट, जहां पे उनका एक्चुअल एरिया है वहां से हटाकर स्पेशल साइट्स पे करना, आउटसाइड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट. फर्स्ट इज जीन बैंक, सेकंड इज बोटानिकल गार्डन्स एंड जूज, एनिमल जू जो होता है वो. थर्ड जो है दैट इज क्रायो प्रिजर्वेशन, storage of seeds or embryos at extremely low temperature. Fourth is herbal gardens, educational and medicinal plant का cultivation करना
सच एज औषधि वाटिका जैसे सेंटर्स में गवर्नमेंट के कुछ मेजर इनिशिएटिव्स है, जैसे कि नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है जो 2021 से 26 के बजट में लगभग 350 करोड़ के बजट के साथ उसको शुरू किया गया था। सेकंड इज ई चरक पोर्टल। चरक ऋषि आपको पता होंगे, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन के मतलब फादर जिनको संबोधा जाता है, इनके नाम का है पोर्टल। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो फार्मर्स, ट्रेडर्स, हर्बल इंडस्ट्रीज इनको कनेक्ट करता है। फिर नेशनल आयुष मिशन है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, जो इट प्रमोट्स कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, इंटीग्रेटिंग इट विद एग्रीकल्चर। फिर जीआई टैगिंग है, जिसमें फॉर एग्जांपल नगौरी अश्वगंधा है या कश्मीर सैफरॉन है, ये मेडिसिनल पर्पसेस से इनको जीआई आइडेंटिफिकेशन दिया गया। अब ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में कुछ चैलेंजेस भी एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव हार्वेस्टिंग ड्यू टू हाई मार्केट डिमांड, जैसे कि हिमालयन जो ट्रिलियम डिप्लेशन हुआ 2025 में, या फिर सेकंड इज हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली जो लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है एंड एग्रीकल्चर, इट रिड्यूसेस द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। नेक्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब कोई भी क्वालिटी सर्टिफिकेशन सिस्टम जो है वो प्रॉपर क्वालिटी सर्टिफिकेशन सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लाइमेट चेंज एक मेजर प्रॉब्लम है, चेंजिंग रेनफॉल एंड टेम्परेचर पैटर्न्स अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ एंड देयर पोटेंसी। एग्जाम्पल जो कश्मीरी सैफरन था, उसका यील्ड जो है वो कम हो गया बिकॉज ऑफ द इरेटिक स्नोफॉल। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? वी हैव टू प्रमोट द कल्टिवेशन, लाइक जो शिफ्ट सप्लाई फ्रॉम वाइल्ड कलेक्शन टू कंट्रोल्ड फार्मिंग। फिर ट्रेसेबल सप्लाई चेन हमको एस्टेब्लिश करने होंगे बाय यूजिंग ब्लॉकचेन या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक ई-चरक फॉर सस्टेनेबल सोर्सिंग ऑफ दोज सप्लाइंग एलिमेंट्स। बायो प्रोस्पेक्टिंग रिसर्च इसमें इन्वेस्ट करना होगा, और जो कंजर्वेशन कम्युनिटी बेस्ड होता है, कलेक्टिव एफर्ट जिसमें पड़ता है, उसको एम्फेसिस करना होगा। पहला एमसीक्यू देखते हैं। विथ रेफरेंस टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मेथड, consider the following statements. First, in situ conservation protects species in their natural habitats, correct. Ex situ conservation includes botanical gardens and gene banks, correct. Statement 3, जो sacred groves है, these are the example of ex situ conservation. No, these are in situ. Correct answer would be 1 and 2 only. Next MCQ. Which of the following initiatives are associated with medicinal plant conservation in India? National Medicinal Plant Board, yes. E-Charak portal, correct. National Ayush Mission, yes. All three of them are associated with medicinal plant conservation in India. Next article is about UN clause, United Nations Convention on Laws of Seas. क्या है ये? ये एक comprehensive international treaty है which governs the use of the world's oceans and seas. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, किसको क्या अधिकार मिलेंगे, अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, ये सारा प्लेस कर देता है। इट डिफाइंस and identifies who should be responsible for what are the rights they have and where the accountability will be maintained. This UN clause is often called as Constitution of the Oceans. Quick facts देख लेते हैं। 1982 में उसको एक्सेप्ट कर दिया गया था, अडॉप्ट किया गया था जमाइका में, और 1994 में ये एग्जिस्टेंस में आया। अभी एग्जिस्टिंग पार्टी जो है वो लगभग 170 है, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी इंक्लूडेड है। इंडिया इज अ मेंबर। यूनाइटेड स्टेट्स एक ऐसा कंट्री है जिसने इस कन्वेंशन को साइन तो किया लेकिन उसको रेटिफाई नहीं किया, मतलब एक्सेप्ट या इम्प्लीमेंट नहीं किया है। यूएन क्लॉज का एम है टू ensure the peaceful use of oceans, to promote the equitable sharing of marine resources, protect the marine environment, and to provide a legal framework for maritime boundaries and dispute settlements. अब मेरीटाइम जोन को अगर आप देखते हो तो यूएन क्लॉज 4 तरीके से डिफाइन करता है। पहला है टेरिटोरियल सीज, दूसरा है कॉन्टिग्यूअस जोन,
थर्ड इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है, और फिर है हाई सीज विच इज बियॉन्ड ईईजेड। नेविगेशन राइट्स यूएन क्लॉज देता है कंप्लीट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, शिप्स एंजॉय इनोसेंट पैसेज थ्रू टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ कोस्टल स्टेट्स। इनोसेंट पैसेज मतलब अगर वो वॉरफेयर वाला शिप नहीं है तो दे कैन पास थ्रू द टेरिटोरियल वाटर्स। इसमें रिसोर्स गवर्नेंस भी होता है, जैसे कि रेगुलेट्स एक्सप्लॉयटेशन एंड यूज ऑफ फिशरीज, ऑफशोर ऑयल एंड गैस, मरीन मिनरल्स। फिर it also regulates marine environmental protection framework, मरीन पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए भी यूएन क्लॉज हेल्प करता है। यूएन क्लॉज में डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, अगर किसी दो कंट्रीज के बीच में, किसी दो स्टेट्स के बीच में दिक्कत आता है तो दे कैन रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट्स थ्रू यूएन क्लॉज। जैसे कि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सीज ITLOS, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां पर डिस्प्यूट सेटलमेंट किया जा सकता है। सी बेड गवर्नेंस एक इंटीग्रल पार्ट है जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द यूएन क्लॉज। सी बेड मतलब जो पानी के नीचे जो सरफेस है समुद्र का, उसके ऊपर जो रिसोर्सेस है उसको एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हो, कौन किसका राइट होगा, कितना एक्सप्लॉइट कर सकते हो, ऑल ऑफ दीज आर कवर्ड बाय इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। एग्जाम्पल पॉलीमेटालिक नोडुल जो है, अगर उनको एक्सट्रैक्ट करना है तो परमिशन इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से लगती है, क्योंकि वो सी के बेड पर है, मतलब सरफेस पर है, जमीन पर। इंटरनेशनल वाटर हाई सीज जो उनके डेफिनेशन है, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड जो भी वाटर है इट विल बी कंसिडर्ड एज हाई सीज, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कंसिडर किया जाता है 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्टल एरियाज। इंटरनेशनल वाटर्स में मतलब हाई सीज में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होता है, ऑल शिप्स ऑफ ऑल स्टेट्स कैन ट्रैवल फ्रीली। फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट भी होता है, एयरक्राफ्ट कैन फ्लाई ओवर हाई सीज विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। इंटरनेशनल वाटर का पीसफुल यूज प्रिंसिपल है, आर्टिकल 88 जो है यूएन क्लॉज का, वो कहता है कि हाई सीज जो है दे शुड एंड मस्ट बी यूज्ड ओनली फॉर पीसफुल पर्पसेस। हाई सीज को ग्लोबल कॉमन्स में कंसिडर किया जाता है, एंड इस एरिया में यूज ऑफ फोर्स जो इट इज ऑलवेज लिमिटेड, ओनली अंडर सेल्फ डिफेंस या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का ऑथराइजेशन होगा तो ही आप मिलिट्री फोर्स को डिप्लॉय कर सकते हो। इंटरनेशनल वाटर जो मतलब हाई सीज में कॉमन हेरिटेज प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। रेलेवेंस क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब, क्योंकि मैरीटाइम इंसिडेंट्स सच एज नेवल कॉन्फ्लिक्ट्स or attacks in international waters raises the questions about UN clause legality and the principle of peaceful use of oceans. Example, the sinking of Iranian warship IRIS Dena जो इंडिया में ऑपरेशन मिलान एक्सरसाइज जो मिलान है उसके लिए आई हुई थी, वहां से रिटर्न जा रही थी, तो श्रीलंका इंटरनेशनल वाटर में श्रीलंका के पास में उसको डुबा दिया। तो ये डिबेट को रेस करता है रिगार्डिंग यूसेज ऑफ फोर्स इन इंटरनेशनल वाटर्स। फर्स्ट एमसीक्यू, विथ रेफरेंस टू द यूएन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, consider the following statement. It is often referred as the constitution of the oceans. Correct. It defines maritime zones such as territorial sea and exclusive economic zone. Correct. The International Seabed Authority was created under UN clause. All three statements are correct. The answer will be D. According to UN clause, which of the following statements about high seas, that is international waters, are correct? No state can claim sovereignty over them. Yes, correct है. Freedom of navigation is guaranteed for all ships of all states. Yes, correct. Military force can be used freely by any country. No, it can be used only under specific conditions. दो condition है. First condition is self defense and second condition is कि unless it is authorized by the United Nations Security Council. The answer would be 1 and 2. Answer will be A. Let's jump on the next article, that is moonshot. Moonshot एक concept होता है साइंस एंड टेक का, पहले तो उसको समझेंगे। ये moonshot प्रोजेक्ट स्पेशली ब्रेन को प्रोसेसर्स को डेवलप करने वाला ये moonshot प्रोजेक्ट है स्पेसिफिक। It is an advanced research initiative to develop the brain co-processors.
ब्रेन को प्रोसेसर्स क्या होता है? दीज आर द डिवाइसेस जो ह्यूमन ब्रेन के साथ इंटरफेस करता है, जो न्यूरल सिग्नल्स है उनका डिकोडिंग करता है एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके उनको प्रोसेस करता है एंड देन दे सेंड द फीडबैक टू द ब्रेन इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट एंड रिस्टोर द लॉस्ट फंक्शंस. It is launched by the IISc, Indian Institute of Science, Bangalore, and it is funded by the Pratiksha Trust. जो Pratiksha Trust was founded by Krishna Gopalacharan and Sudha Gopalakrishnan. प्रोजेक्ट क्या है? ब्रेन के फंक्शन को रिस्टोर करना. पर्पस AI पावर्ड ब्रेन को प्रोसेसर को डेवलप करना है विच विल रिस्टोर द कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड मोटर फंक्शंस ऑफ दोज हु हैव लॉस्ट इट. इसका पर्पस है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करना. इट विल फोकस ऑन डिसीजेस सच एज स्ट्रोक या अदर न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग द मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन. Build affordable neurotechnology solutions within India and ensure suitability for low resource healthcare system. इसके फीचर्स है न्यूरोमॉर्फिक हार्डवेयर विथ AI. Neuromorphic hardware, which means it uses brain inspired computing system to process the neural signals efficiently. It will also have closed loop brain interface. इसका सिस्टम वर्कफ्लो होगा. फर्स्ट स्टेप में वो न्यूरल सिग्नल्स को डिकोड करेगा जो ब्रेन से आ रहा है. दूसरे स्टेप में वो जो सिग्नल्स आए हैं ब्रेन से उनको प्रोसेस करेगा विथ यूजिंग AI एल्गोरिदम्स. थर्ड स्टेप में एल्गोरिदम ने प्रोसेस करने के बाद इट विल प्रोवाइड द फीडबैक थ्रू न्यूरल स्टिमुलेशन और न्यूरो फीडबैक टू द ब्रेन. इसके की फीचर में ये इम्प्लांटेबल है एंड नॉन इन्वेजिव डिवाइस है. दूसरा ये इसका फोकस जो है वो स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन पे. इट विल ऑल्सो हेल्प इन क्रिएशन ऑफ द न्यूरल डेटा सेट्स जैसे कि स्टेरियो EEG है या ECOG है, इलेक्ट्रो कॉर्टिकोग्राफी. फिर इट विल वर्क एज अ ओपन डिजिटल पब्लिक गुड्स. AI tools, data sets and visualization platforms will be openly accessible for research. Phase 1 में it will be developed as a non-invasive neural coprocessor focusing on sensory motor feedback. और phase 2 में फिर minimally invasive implant किया जाएगा to restore the coordination in chronic stroke incidences. It is going to improve the stroke rehabilitation. इसमें interdisciplinary innovation है क्योंकि it will combine artificial intelligence, neuroscience, biomedical engineering, and it will try and provide affordable healthcare solutions. First MCQ, with reference to the Moonshot project launched by IISc, consider the following statements. It aims to develop brain coprocessors that interact with neural signals, correct? The project integrates artificial intelligence, neuromorphic computing, and neuroscience, correct? It focuses primarily on developing space exploration technologies. The answer is 1 and 2. Third is not. It does not focus primarily on developing space exploration technology. Answer is A. The Moonshot project on brain coprocessor is primarily intended to help patients suffering from cardiovascular disease. No. Neurological disorders such as stroke. Yes. The answer is B. These are the smart books. ASME script में अब available है, and you can order these by contacting on the number mentioned on your screen. Thank you so much for joining in.